हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके बायोलॉजी एजुकेटर और आज हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म ब्रीथिंग। इससे पहले के टॉपिक्स हमने क्लियर कर लिए हैं, वो आप देख लेना। डायग्राम को भी मैंने डिटेल में बताया था, तो वो वीडियो जरूर देखें। उसके बाद ये वाला लेक्चर देखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो मैकेनिज्म ब्रीथिंग की बात करेंगे तो हम यहाँ पे एयर की तो बात करेंगे ना। एयर मतलब हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, ठीक है, उसकी बात करेंगे। तो एयर अगर बात करें तो कहाँ से फ्लो करता है? ये फ्लो करेगा हाई टू लो प्रेशर जाएगा, ठीक है। हाई टू लो प्रेशर में फ्लो करता है, ठीक है। और ये जो मैकेनिज्म ब्रीथिंग है एक लॉ फॉलो करती है, ठीक है, बॉयल्स लॉ फॉलो करती है, ठीक है। क्या है इसमें? ये देखो, जो जो हमारा वॉल्यूम है ना वो प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। मतलब मान लो अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो प्रेशर हमेशा डिक्रीज करेगा, और प्रेशर इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे देखो कौन कौन सी मसल इन्वॉल्व होती हैं वो भी हम देख लेंगे। यहाँ पे साइड में मैं तुमको बताती हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे मसल्स जो इन्वॉल्व होती है, सबसे पहले सबसे ज़्यादा काम किसका होता है? डायाफ्राम का है, ठीक है। डायाफ्राम सबसे ज़्यादा काम करता है, ठीक है। मेजॉरिटी काम कौन करता है? डायाफ्राम करता है। उसके बाद यहाँ पे आ जाती है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं, ठीक है। और आते हैं यहाँ पे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये हो गई मसल्स जो कि इन्वॉल्व है ब्रीथिंग के अंदर, ठीक है। प्रेशर की बात करेंगे तो प्रेशर कहाँ कहाँ लगेगा तो देख लेंगे। यहाँ पे देखो सबसे पहले प्रेशर लगता है, ठीक है। मतलब प्रेशर लगेगा, देखो एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्या है? इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, ठीक है। कहाँ पे? इंट्रा मतलब होता है अंदर, ठीक है। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, ठीक है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओके। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? ये होता है 760 mm ऑफ Hg, ओके। ये हमारा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब चलो आ जाओ, अब हम पढ़ लेंगे लाइन क्या लिखा हुआ है, एनसीईआरटी क्या बोल रही है। और ये सभी मैं नहीं बोल रही हूँ, ये सभी हमारी एनसीईआरटी ही बोल रही है। अब देखो, ब्रीथिंग इन्वॉल्व 2 स्टेजेस, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। मतलब इंस्पिरेशन का मतलब हमने सांस ली, एक्सपिरेशन का मतलब है वो सांस हमने छोड़ दी, मतलब ऑक्सीजन लिया और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर लिया, ठीक है। वाई विच द एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ एयर into and out of the lung is carried out by creating a pressure gradient between the lungs and the atmosphere। अभी मैंने बताया था ना किसके बीच प्रेशर लग रहा है? लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में प्रेशर लग रहा है, मतलब कि इंट्रापल्मोनरी प्रेशर लग रहा है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, ठीक है। इंस्पिरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग, ठीक है। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, ठीक है, अभी मैंने बताया था तुमको इंट्रापल्मोनरी प्रेशर लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। इज द लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब देखो क्या दे रखा है यहाँ पे, मान लो वॉल्यूम हो रहा है इंक्रीज, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज होगा इसमें। ये देखो यहाँ पे दे रखा है वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? प्रेशर डिक्रीज जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा ना इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो वॉल्यूम इंक्रीज तो प्रेशर जाएगा डिक्रीज, ठीक है। और इसमें क्या रहेगा? डायाफ्राम है, इंस्पिरेशन हो रहा है तो डायाफ्राम कैसा हो जाएगा? डायाफ्राम यहाँ पे जाएगा फ्लैटेंड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? बिकम फ्लैटेंड, ओके। और यहाँ पे जो इंट्रा इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो कैसी हो जाएंगी? वो भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। और वॉल्यूम है, वॉल्यूम कहाँ, मतलब वॉल्यूम कहाँ पे बढ़ रहा है? बढ़ रहा है डोर्सो बेंटल एक्सिस में वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, ठीक है। डोर्सो बेंटल एक्सिस में वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, ओके। अब आओ यहाँ पे, और अगर हम अब एक्सपिरेशन, हमने इंस्पिरेशन पढ़ लिया तो एक्सपिरेशन इसके जस्ट अपोजिट होगा, ठीक है। यहाँ पे हम थे, there is a negative pressure in the lung with respect to atmospheric pressure. Similarly, expiration takes place when the intrapulmonary pressure is higher than the atmospheric pressure. The diaphragm and the specialized set of muscles external and internal intercostal muscles between the ribs, ठीक है, help in generation of such gradients, ठीक है। Inspiration is initiated by the contraction of diaphragm which increases the volume of thoracic chamber in the anterior posterior axis, ठीक है। कौन सा एक्सिस में? एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स लिफ्ट अप द रिब्स एंड द स्टर्नम causing an increase in the volume of the thoracic chamber, ठीक है। The overall increase in the thoracic volume cause a similar increase in pulmonary volume. An increase in pulmonary volume decrease in the intrapulmonary pressure, ठीक है। Volume increase, pulmonary pressure decrease हो जाएगा, ठीक है। Then the atmospheric pressure which forces the air from outside to move into the lungs, that is inspiration, ठीक है। Relaxation of
Relaxation of diaphragm and the internal costal muscles returns the diaphragm and sternum to their normal position and they reduces the thoracic volume and thereby the pulmonary volume. ठीक है. This leads to the increase in intrapulmonary pressure to slightly above the atmospheric pressure, ठीक है, causing the expulsion of air from the lungs. ठीक है. अब देखो यहाँ पे नीचे आओ, देखो ये देखो यहाँ से दे रखा है वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सप्रेशन. ये जो बात हो रही है ना, ये पूरी बात हो रही है फोर्स्ड एक्सप्रेशन की बात हो रही है ये. ठीक है, मैं इसको रिकॉर्ड करना भूल गई थी और अभी फिर से कर रही हूँ. देखो फोर्स्ड एक्सप्रेशन की बात करेंगे तो वॉल्यूम क्या रहेगा, इंक्रीज रहेगा कि डिक्रीज होगा बताओ. तो फोर्स्ड एक्सप्रेशन में वॉल्यूम हो जाता है डिक्रीज और वॉल्यूम हो रहा है डिक्रीज तो प्रेशर क्या रहेगा, प्रेशर हो जाएगा इंक्रीज. और ये वॉल्यूम कहाँ का है, ये लंग में, जो लंग का वॉल्यूम है वो हो जाएगा डिक्रीज. ठीक है. और अगर अब वॉल्यूम हो रहा है डिक्रीज तो जो डायफ्राम है वो क्या करेगा, रिलैक्स करेगा या कॉन्ट्रैक्ट करेगा. एक मिनट माइक ठीक कर लूँ मैं. तो देखो ये नंबर 2 है. डायफ्राम में जो डायफ्राम यहाँ पे हो जाता है रिलैक्स. अब डायफ्राम रिलैक्स हो रहा है तो जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल हैं वो कैसी हो जाएंगी, वो भी हो जाएंगी रिलैक्स. ठीक है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो कैसी हो जाएंगी, रिलैक्स हो जाएंगी. इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कैसी हो जाएंगी, ये हो जाएंगी कॉन्ट्रैक्ट करेंगी. अपोजिट होगा ना, ये क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी. और अगर हम बात करेंगे अब्डोमिनल मसल्स की बात करेंगे तो वो कैसी हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं. ठीक है, अब्डोमिनल मसल्स क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी. ठीक है, समझ में आ गया. ये हो गया हमारा फोर्स्ड एक्सपिरेशन. ठीक है, और यहाँ पे ये पता नहीं मैंने पहला वाला रिकॉर्डिंग में बताया है कि नहीं. यहाँ पे हमको दे रखा है, यहाँ पे स्पायरोमीटर दे रखा है. कहाँ गया स्पायरोमीटर, या स्पायरोमीटर कभी भी जो रेजिडुअल वॉल्यूम है ना उसको मेज़र नहीं कर सकता है क्योंकि वो कभी बाहर आया ही नहीं ना, तो स्पायरोमीटर उसको कभी मेज़र नहीं कर पाएगा. समझ में आ गया. चलो टाइडल वॉल्यूम की बात कर रहे हैं हम. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर और एक्सपायर ड्यूरिंग द नॉर्मल रेस्पिरेशन. नॉर्मल रेस्पिरेशन के टाइम पे हम कितना वॉल्यूम यूज़ कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं. ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना दे रखा है तुमको, 500 ml दे रखा है, बट 500 ml पूरा यूज़ नहीं होता. क्यों, अभी मैं बता रही हूँ. देखो 150 ml रहता है ना, ये हमेशा लंग के अंदर रहता है, ये कभी यूज़ ही नहीं करते. ठीक है, और 350 ml जो रहता है इसमें से उसका हमेशा यूज़ किया जाता है. ठीक है, इसको मैं थोड़ा बड़ा करके बताती हूँ. यहाँ पे आओ, 500 ml ले लिया हमने और अभी मैंने तुमको बताया था 150 ml का यूज़ हम कर नहीं रहे हैं. ठीक है, तो इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग जोन बोलते हैं. क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग जोन. ओके, और यहाँ पे हम 350 का यूज़ कर रहे हैं. कितना का यूज़ कर रहे हैं, 350 ml ऑफ वॉल्यूम यूज़ हो रहा है. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी जोन क्योंकि ये रेस्पिरेशन में यूज़ हो रहा है. क्या बोलेंगे इसको, रेस्पिरेटरी जोन. ओके, राइटिंग पे जाना मत, इससे बेटर राइटिंग है मेरी. ठीक है, आप देखो इसका यूज़ हो रहा है इसलिए हम इस पूरे को क्या बोलेंगे, इसे हम बोलते हैं एल्व्यूलर वेंटिलेशन क्योंकि ये सांस लेने में हम यूज़ कर रहे हैं इसका. ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, एल्व्यूलर वेंटिलेशन. ओके, और ये यूज़ नहीं हो रहा है इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डेड स्पेस बोलते हैं. क्या बोलते हैं, डेड स्पेस बोलते हैं. ओके, समझ में आ गया. चलो आ जाओ अभी. अब देखो यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे दिस एवरेजेस कितना 2500 to 3000 ml इतना यूज़ होता है. ठीक है, अब देखो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब है कि जब हमने सांस छोड़ी तो कितना वॉल्यूम, ठीक है, कितना वॉल्यूम छोड़ा. ठीक है, अब देखो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय द फोर्सिबल एक्सपिरेशन. देखो यहाँ पे बात हो रही है फोर्सिबल एक्सपिरेशन की बात हो रही है, ये याद रखना. और ये जो वैल्यूज़ है ना ये बहुत आती हैं पेपर में, बहुत ज़्यादा ही आती हैं. ठीक है, मतलब पूछी जाती है, मार्किंग के लिए पूछ लेंगे तुमसे या ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेंगे. ठीक है, बहुत आता है और कन्फ्यूजन भी बहुत होता है क्योंकि बहुत सारे हैं. ठीक है, पर बहुत ईजी है, इनको याद रखना बहुत ईजी है. ठीक है, देखो अब यहाँ पे एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात हो रही है तो कितना है, ये होता है 1000 से 1100 ml. ठीक है, कितना होता है, मतलब 1000 से 1100 ml होता है. ठीक है,
देखो अब देखेंगे हम रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम की बात करें, जब हमने एक फोर्सिबल एक्सपीरेशन कर दिया, मतलब अब हमने ना सारी हवा छोड़ दी बाहर, उसके बाद भी हमारी लंग में ना कुछ बच गई है हवा, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। और इसका ना एक मेन काम पता है क्या रहता है, क्यों बचता है ऐसा, ठीक है, हमारी बॉडी भी देख रही हो ना किस टाइप से मेंटेन किया गया है उसको, मतलब उसको क्रिएट करने वाला ना बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट था, ठीक है। ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है किसको, एल्वियोलाई होती है ना उनको कोलैप्स होने से बचाता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे ये कितना होता है, 1100 ml से 1200 ml होता है, ठीक है, समझ में आ गया, बहुत इजी है इसको याद करने, ठीक है। बाय एडिंग अप अ फ्यू रेस्पिरेटरी वॉल्यूम डिस्क्राइब अबव, वन कैन ड्राइव वेरियस पल्मोनरी कैपेसिटीज विच कैन बी यूज्ड इन क्लिनिकल डायग्नोसिस। अब आ जाओ इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। देखो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या है, total volume of air a person can inspire after a normal expiration. This include tidal volume and inspiratory reserve volume, ठीक है। अब देखो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी की बात करेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन, ठीक है। दिस इंक्लूड्स टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपिरेशन वॉल्यूम, ठीक है, टीवी प्लस ईआरवी, ओके। अब देखो फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है, ये भी कुछ रेजिडुअल वॉल्यूम जैसा ही, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन, यहाँ पे नॉर्मल एक्सपिरेशन की बात हो रही थी, ठीक है। रेजिडुअल वॉल्यूम में हम फोर्सिबल एक्सपिरेशन की बात कर रहे थे, ठीक है। इसमें क्या इंक्लूड रहता है, ईआरवी, ठीक है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है, समझ में आ गया। देखो अब आ जाओ वाइटल कैपेसिटी पे, ठीक है। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन द आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपिरेशन, दिस इंक्लूड्स ईआरवी, टीवी एंड आईआरवी, ठीक है। और द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपिरेशन, सॉरी इंस्पिरेशन, ठीक है। देखो टोटल लंग कैपेसिटी में सब कुछ आ जाएगा, आरवी है, ईआरवी है, टाइडल वॉल्यूम है, आईआरवी है और वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। गाइज अब हम आगे का जो लेक्चर रहेगा उसमें हम पढ़ेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं।